मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सुपर 30 क्लासेस। एज यू नो हमारी 9th 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही थी और हमारा चैप्टर चल रहा था मुद्रा और वित्तीय संस्थान, है ना। हम बात कर रहे थे मुद्रा और वित्तीय संस्थान के बारे में। और पिछली क्लास जो हुई हमारी, उस क्लास में हमने देखा था कि मुद्रा के जो अन्य उपयोग क्या क्या है ना। इसके जो मुख्य रूप से जो उपयोग है उनके बारे में हमने बात की। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या उपयोगिता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का क्या रोल है ना, क्या कार्य है मुद्रा का, इसके बारे में हमने कल की क्लास में बात की थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे बचत और साख के बारे में, कि बचत क्या होती है और साख की प्रोसेस क्या होती है। एक बार मैंने हल्का सा इसके बारे में आपको पिछली क्लास में बताया भी था थोड़ा बहुत, कि बचत होती क्या है, बचत किस प्रकार की जाती है और साख किस प्रकार क्या होती है और इसे कैसे प्रदान किया जाता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं बचत और साख के बारे में। तो वित्तीय संस्थाओं के संबंध में गहनता से जानने के लिए यह आवश्यक है कि बचत एवं साख की अवधारणा को समझा जाए। यानी जो वित्तीय संस्थाएं हैं जो बचत करती हैं, साख प्रदान करती है, अगर उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, अगर हम उन संस्थाओं के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है, तो आपको क्या होगा कि पहले बचत और साख के बारे में समझना होगा। जब बचत और साख समझ में आएगी तभी वित्तीय संस्थान आपको समझ में आएंगे कि इनका रोल क्या है, ये क्या कार्य करते हैं, है ना। तो बचत और साख की अवधारणा को समझने के लिए हमें निम्नलिखित 3 स्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको कोई 3 स्टोरी दे रखी है, कुछ 3 स्थितियां दे रखी है, उनको समझना है पहले। इसके थ्रू, इन एग्जांपल्स के थ्रू आप जो है यहाँ पर बचत और साख को समझ पाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट स्थिति है कि पंकज राजस्थान के सीकर जिले के कटराथल गांव में अपने माता पिता, 2 भाई एवं एक बहन के साथ रहता है। एक लड़का है जिसका नाम पंकज दे रखा है, तो राजस्थान के किसी सीकर जिले में एक कटराथल गांव में रहता है। फिर वह एक शिक्षित एवं ऊर्जावान युवक है ना। फिर आगे देखें, उसने एक अच्छे संस्थान से व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है ना, उसने कोई अच्छी सी एजुकेशन प्राप्त कर रखी है, कॉमर्शियल एजुकेशन प्राप्त कर रखी है, तथा वह अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहता है। वो जो बच्चा है वो क्या करना चाहता है, अपना खुद का कोई व्यवसाय स्थापित करना चाहता है। उसके पास व्यवसाय के अनेक विकल्प है तथा उसे बाजार की अच्छी समझ है। अर्थात जो बच्चा है उसके पास व्यवसाय करने के बहुत सारे विकल्प अवेलेबल है कि कौन सा व्यवसाय किया जाए। फिर लेकिन उसे और उसके साथ साथ उसको बाजार के बारे में भी समझ है कि बाजार में कौन सा व्यवसाय जो है उन सभी के बारे में उस बच्चे को जानकारी है। क्लियर, वह तरीकों को भली प्रकार जानता है, यानी व्यवसाय किस प्रकार किया जाए उसके बारे में भी उसको सभी प्रकार की जानकारी है। फिर भी पूंजी के अभाव में वह स्वयं व्यवसाय स्थापित नहीं कर पा रहा। अब देखिए, यहाँ पर वो बच्चा जो है उसको सभी प्रकार का नॉलेज है, व्यवसाय कैसे करना है, किस प्रकार व्यवसाय में क्रियाकलाप होते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं, उन सभी के बारे में उस बच्चे को जानकारी है ना, उस व्यक्ति को जानकारी है। लेकिन उसके पास क्या नहीं है, उसके पास पूंजी का अभाव है, अर्थात उसके पास पैसा नहीं है। फिर इससे जो है वो स्वयं का अपना व्यवसाय लगा नहीं पा रहा है। अब आगे देखें, उसके पिता एक सामान्य कृषक हैं जो परिवार की आवश्यकताओं को भी पूरा कर पाते हैं। यानी उसके पिताजी जो है, उसके पेरेंट्स जो है, फादर जो है, वो एक किसान है और उनकी इनकम इतनी होती है, उनकी आय इतनी ही हो पाती है कि सिर्फ अपने परिवार की आवश्यकताओं को ही पूरा कर सके। इस स्थिति में व्यवसाय स्थापित करने हेतु पंकज के पास एकमात्र विकल्प है कि वह आवश्यक पूंजी उधार प्राप्त करे। ऐसी कंडीशन है ना, वो अपना व्यवसाय तो लगाना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास पूंजी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, अपने जो है किसी संस्थान से क्या करेगा, पैसा उधार लेगा। किसी संस्था से या किसी व्यक्ति से जो है अपना पैसा उधार लेना पड़ेगा। देखिए, दूसरी स्टोरी देखें। संजय झुंझुनू जिले के राजपुरा गांव में रहता है। उसके माता पिता वृद्ध है तथा सामान्यतः बीमार रहते हैं, है ना। यहाँ पर स्टोरी का जो कैरेक्टर है वो संजय है। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा तथा परिवार में एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। उसके पास 2 हेक्टेयर का छोटा सा खेत है। वह इसी खेत में कृषि कार्य करके प्राप्त आय से अपने परिवार का गुजारा चलाता है। यानी जो ये व्यक्ति जो दे रखा है वो कौन है, एक किसान है। क्लियर, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व उसी का है। दैट मींस परिवार में जो कमाने वाला व्यक्ति है ना, जो जिम्मेदार व्यक्ति है वह खुद स्वयं संजय है। आगे देखें, कृषि कार्य से प्राप्त होने वाली आय उसके परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपर्याप्त है। दैट मींस वो जो कार्य कर रहा है, जो खेती कर रहा है, उससे जो उसको इनकम होती है, उससे जो उसकी है ना, उस कार्य से जो उसकी आय होती है, उससे सिर्फ वो क्या कर सकता है, अपने परिवार की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है। दैट मींस उसकी आय जो है वो बहुत ही कम है। क्लियर, आगे देखें, परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु आवश्यक है कि संजय किसी व्यक्ति या संस्थान से आवश्यक धन उधार प्राप्त करे। अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना है और हमने देखा कि कृषि द्वारा उसकी जो आय होती है वो एक सीमित मात्रा में ही आय हो पाती है ना। तो उसे क्या करना है, कहीं ना कहीं से अपना धन जो है, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से धन उधार लेना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, तीसरी कंडीशन दे रखी है। नीतीश और उसकी पत्नी चांदनी जयपुर में रहते हैं।
नितेश एक बैंक कर्मी है तथा उसकी पत्नी भी एक सरकारी सेवा में है। दोनों मित्र हैं, दोनों जो है कम पैसा खर्च करते हैं तथा उन्हें विरासत में भी अच्छा आर्थिक आधार मिला है। दैट मींस उनको जो है अपने फैमिली जो बैकग्राउंड है उनका, वो फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। क्लियर। दोनों अपनी आय के छोटे से हिस्से से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट कर लेते हैं, यानी उनकी जो टोटल इनकम है, टोटल जो आय है, उस आय में से बहुत ही कम हिस्सा जो है वो खर्च हो पाता है ना। अतः इनके पास आय का एक पर्याप्त हिस्सा बचत के रूप में रह जाता है, यानी इनकी जो कुल आय है, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट है, दोनों की गवर्नमेंट जॉब है, और इनकी जो कुल आय है उसमें से बहुत ही कम भाग जो है वो खर्च हो पाता है, और जो शेष जो भाग है उनके पास कैसा रह जाता है, बचत के रूप में रह जाता है। अब हमने यहाँ पर 3 स्टोरी देखी। स्टार्टिंग की जो 2 स्टोरी देखी वहां पर ऐसा देखा था कि फर्स्ट स्टोरी में उस पर्सन को अपनी जो व्यवसाय जो स्टार्ट करना है उसके लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो पैसा क्या करेगा, वो उधार लेगा। दूसरे में एक कैरेक्टर दे रखा है जिसको अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पैसा नहीं है, तो वो भी क्या करेगा, पैसा उधार लेगा, है ना। लेकिन तीसरा जो सिचुएशन है, तीसरी जो उदाहरण है तीसरा, वो बिल्कुल दोनों से विपरीत है। यहाँ पर उनकी आय जो है वह व्यय से अधिक है, तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बचत कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार के उधार या लोन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखें यहाँ स्थिति 1 में पंकज को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने हेतु तथा स्थिति 2 में संजय को उपभोग हेतु उधार प्राप्त करने अर्थात ऋण लेने की आवश्यकता। अभी मैंने बताया कि एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड में तो क्या है, उन दोनों को उधार लेने की आवश्यकता है, उनके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं है। अर्थशास्त्र में ऋण या उधार प्रदान करने को ही साख प्रदान करना कहा जाता है। इकोनॉमिक्स में जो हम उधार देते हैं, जो ऋण देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, साख कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कल कि साख क्या होता है, जो उधार दिया जाता है उसी को, जो ऋण दिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, साख कहते हैं। क्लियर। बोलचाल की भाषा में साख शब्द वित्तीय सुदृढ़ता की प्रतिष्ठा को भी बताता है, यानी ये किसको बताता है, साख का मतलब है वित्तीय सुदृढ़ता। दैट मींस हमारे पास जो है फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस है, हमारे पास पैसों की क्या है, सुदृढ़ता है। किसके आधार पर, साख के आधार पर, जिसके आधार पर व्यक्ति या संस्था भविष्य में भुगतान के वायदे के आधार पर ऋण प्राप्त करते हैं। साख क्या होता है कि हम जब पैसा उधार लेते हैं, है ना, जब ऋण लेते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि भविष्य में भुगतान करने का क्या करते हैं, उनको प्रॉमिस करते हैं कि हम भविष्य में ये जो पैसा है वो आपको लौटा देंगे। क्लियर। या बगैर नकद भुगतान किए वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, है ना, बिना जो केस दिए। आप कभी मार्केट में जाते हैं, आपके पास आपने कोई प्रोडक्ट ले लिया, है ना, बाजार से आपने कोई वस्तु खरीद दी और उसका जो है पैसा उस समय नहीं चुका, आपने क्या कर दिया, आपने कह दिया कि मैं कुछ समय बाद इसका पैसा दे दूंगा, तो वो भी क्या हुआ, साख हुआ, है ना। तो स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र में साख शब्द का उपयोग ऋण के वित्तीय ऋण उपलब्ध करवाने के लिए किया जाता है। क्लियर। यानी पैसा उपलब्ध करवाने के लिए जो साख शब्द प्रयोग किया जाता है, ऋण लेने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, उधार लेने के लिए जो प्रयोग किया जाता है शब्द, वो क्या है, साख है। अर्थशास्त्र में उधार को क्या कहते हैं, साख कहते हैं। क्लियर। जिस प्रकार विनिमय में एक पक्ष वस्तु क्रय करता है तो दूसरा पक्ष विक्रय करता है। जब विनिमय होता है तो क्या होता है, एक पक्ष क्या करेगा, वस्तु का क्रय करेगा, तो दूसरा पक्ष जो होगा वो क्या करेगा, विक्रय करेगा। क्रय तथा विक्रय एक ही सौदे के 2 पक्ष हैं, है ना। इसी प्रकार वित्तीय या कोषों के लेन देन में एक पक्ष उधार या ऋण प्राप्त करता है तो दूसरा पक्ष उधार या ऋण प्रदान करता है। देखो यहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट स्टोरी जो थी, फर्स्ट और सेकंड, उनको क्या करना है, उधार लेना है, जबकि सेकंड स्टोरी क्या थी, उसको अपने पैसे बचत करना है। तो जो वित्तीय लेन देन होता है ना, इस वित्तीय लेन देन में वित्तीय जो कोष होते हैं उनमें क्या होता है, एक पक्ष उधार देने वाला होता है और दूसरा कौन होता है, उधार लेने वाला। ठीक। तो इस प्रकार वित्तीय लेन देन में जितनी राशि ऋण की प्राप्त होगी उतनी ही राशि साख की होगी, है ना। जितना पैसा आप बचत के रूप में जमा करोगे उतना ही पैसा सरकार जो है साख के रूप में आगे पहुंचा देती है। तो ऋण जो है वो किसके बराबर होता है, साख के, जो बचत के बराबर होता है। क्लियर। स्थिति 3 पर विचार करें तो हम पाते हैं कि नितेश तथा चांदनी के पास आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त रह जाता। हमने देखा कि लास्ट एग्जांपल जो था उसमें उनके बहुत सारे हिस्सा, आय का बहुत बड़ा भाग जो है वो अपने पास बचत के रूप में रहता है, वो व्यय नहीं हो पाता है, वो खर्च नहीं हो पाता है ना। तो आय का वह भाग जिसे उपभोग नहीं किया गया, दैट मीन्स आय का ऐसा पार्ट जिसको खर्च नहीं किया गया हो, उपभोग नहीं किया गया हो, जिसका कहीं उपयोग नहीं किया गया हो, वो क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। क्या कहलाता है, बचत। जैसे व्यक्ति की आय 10,000 रुपए है और उसमें से 5,000 रुपए उन्होंने उपभोग कर दिए, खर्च कर दिए, व्यय कर दिए, तो शेष जो 5,000 बचे वो क्या हो गए, बचत हो गए। क्लियर। तो ये हो गई आपकी बचत की डेफिनेशन कि बचत क्या है कि आय का वह भाग जिसे उपभोग नहीं किया गया हो, जिसे व्यय नहीं किया गया हो, जिसे खर्च नहीं किया गया हो, वो क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। क्लियर। अतः उपभोग पर आय का अधिक ही बचत है। दैट मीन्स आप जितना आय में से उपभोग करके जो अधिक धन बचा रहे हैं
है ना, वो क्या होगी, आपकी बचत होगी। क्लियर, आगे देखें। यहाँ अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पंकज को व्यवसाय स्थापित करने हेतु पूंजी कहाँ से उपलब्ध होगी। अब वो पंकज जो है, फर्स्ट स्टोरी में हमने देखा, उस फर्स्ट स्टोरी में उस कैरेक्टर को जो है पंकज नाम है, जिसको अपना व्यवसाय लगाना है, तो उसको पैसा उधार लाना है। अब वो उधार कहाँ से लाएगा, है ना। इसी तरह हमने देखा संजय को अपने पूरे परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना है, तो वह उसको ऋण लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, तो वह ऋण और लोन कहाँ से लेगा, है ना। तो नितेश तथा चांदनी अपनी बचतों को कहाँ सुरक्षित रखेंगे। 2% तो हमने देखे उनको ऋण लेना है, लेकिन जो 3rd पर्सन जो हमने देखा, तीसरी जो स्टोरी देखी, उसमें उनको क्या करना है, अपने पैसे को बचा कर रखना है। तो ये सारा जो काम है, ये सारा कार्य जो है ऋण लेने का, बचतों को जमा करने का, ये कार्य कौन करता है। ठीक है, आगे देखें। नितेश तथा चांदनी द्वारा पंकज तथा संजय को सीधे ही उधार दिया तो जा सकता है, लेकिन इसमें अनेक व्यावहारिक समस्याएं उत्पन्न होने की भी प्रबल संभावना है। ऑब्वियसली नितेश और चांदनी जो है, जिनकी बचत ज्यादा है, वो सीधा उनको पैसा दे सकते हैं जिनको ऋण लेना है, लेकिन इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है ना। प्रथम, यदि नितेश तथा चांदनी यह नहीं जानते कि पंकज तथा संजय का आर्थिक व्यवहार कैसा है, तो उन्हें ऋण देने पर सदैव अपनी गाढ़ी कमाई के डूबने का भय बना रहेगा। फर्स्ट तो सामने वाले को जिसको ऋण देना है, उसके बारे में हमें जानना आवश्यक होता है, उसकी आर्थिक स्थिति जाननी आवश्यक होती है कि हम अगर उसको ऋण दे रहे हैं तो क्या वो वापस लौटाएगा या नहीं लौटा पाएगा, है ना। द्वितीय, यदि किसी कारण से उन्हें पैसे की अचानक आवश्यकता होती है, तो पंकज तथा संजय अल्प सूचना पर पैसे लौटाने में समर्थ हो या नहीं। दूसरी कंडीशन ये भी है कि अगर उसको अचानक आवश्यकता हो जाए, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, अपनी आय का कुछ भाग बचा कर रखा है। अब उनको अचानक कोई इमरजेंसी आ गई, ऐसी स्थिति में उन पैसे को लेने के लिए क्या वो पर्सन उस पैसे को वापस लौटा पाएगा, नहीं ना। तो 3rd कंडीशन जो है, तृतीय, यह भी संभव है कि नितेश तथा चांदनी का पंकज तथा संजय से कोई परिचय ही नहीं। तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि वो उन लोगों को नहीं जानते। तो वास्तविक रूप से ऋण देने वाला तथा अंतिम रूप से ऋण लेने वाला 2 अलग अलग पक्ष होते हैं। हमने देखा 2 अलग अलग पक्ष हैं, है ना, और उनके बीच एक सेतु की आवश्यकता होती है ना। इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन की जरूरत है कि एक पर्सन जो है पैसा जमा करा रहा है, दूसरा पर्सन वहां से पैसा ऋण ले रहा है, उधार ले रहा है, साख ले रहा है। तो जो इन दोनों पक्षों को जोड़ सके, यह भूमिका वित्तीय मध्यस्थ अदा करते हैं। तो यह जो भूमिका है बस जमा करने की और साख प्रदान करने की, यह कार्य कौन करते हैं, वित्तीय जो संस्थान होते हैं, है ना, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी जो होते हैं, वित्तीय मध्यस्थता करने वाले जो होते हैं, वो संस्थान जो है वह इसका कार्य करते हैं। तो इन वित्तीय मध्यस्थता के बारे में, वित्तीय संस्थानों के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।